सभी सखियों सहेलियों को और सभी श्रोताओं को संगीता श्रीवास्तव और बुआ का नमस्कार। बुआ जी देखिए, सखी सहेली कार्यक्रम शुरू होते ही बिल्कुल सबकी आंखें जो हैं वो मतलब जो लोग हमें कमेंट्स भेज रहे हैं उनकी आंखें बिल्कुल मोबाइल पे और कान जो है वो कार्यक्रम में जी। और देखो भाई, ऐसा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है वो हमारे बड़ी मदद कर देता है। प्रतिदिन कोई ना कोई दिवस जो घोषित हुए हैं उसकी वजह से हम कार्यक्रम की शुरुआत उसी से कर लेते हैं। तो भाई उन्हें हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हमारे सभी श्रोताओं को भी हम धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं। कार्यक्रम सुनिए, सुनते रहिए इसी तरह से। और दिवस की बात तो हम करेंगे ही, उसी से शुरुआत ही करेंगे। लेकिन सखी विशेष में आज कौन है? सखी विशेष में बुआ जी आज हम बात करेंगे पार्वती बरुआ जी की। मौसम है गर्मी का, तो हमारी दिनचर्या कैसी है, आपकी कैसी है, जरा बताइए, और कैसी होनी चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। और खान पान में भी सावधानी रखिए ना, तो आज व्यंजन की भी बात करेंगे। मतलब ये दोनों चीज सही है भैया। व्यंजन भी बताएंगे और सावधानी भी बरतिए, तो देख के रखिएगा भैया। मतलब भैया पकड़े रहना छोड़ना नहीं वाली बात है, ठीक है। लेकिन आज है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, तो इसकी ढेर सारी बधाई देते हैं, क्योंकि सन 2000 में जो है WIPO के सदस्य देशों ने IEP यानी क्या है ये इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम जो कि शुरू किया है कि सामान्य समझ बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है ये, है ना। हाँ। तो IEP की सामान्य समझ बढ़ाने के उद्देश्य से ये 26 अप्रैल को शुरू किया गया, जिस दिन 1970 में WIPO कन्वेंशन लागू हुआ, और उसी दिन को याद करते हुए आज के दिन को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में नामित किया गया। जी हाँ, और WIPO यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का गठन 14 जुलाई 1967 को हुआ था, और उसी के को ध्यान में रखते हुए, उसी दिन को ध्यान में रखते हुए ये दिन मनाया जाता है विशेष रूप से। तो इस संगठन द्वारा भाई पेटेंट है, जैसे कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, डिजाइन की एक तरह से कहना चाहिए कि स्वामित्व जो होता है कि ये हमने बनाया है तो ये हमारा ही है, कोई और इसमें से चोरी नहीं कर सकता, वो चीजें हैं। दैनिक जीवन पर इसके कैसे प्रभाव पड़ते हैं, और रचनात्मकता विकास में रचनाकारों और जो नए लोग इसमें आ रहे हैं उनकी अपनी जो सोच है, मौलिक जो रचनाएं हैं, नव प्रवर्तकों के योगदान और इससे जुड़े हुए योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए काम करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। जी। और किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा सृजित कोई रचना, कोई संगीत, साहित्य कृति कोई अगर हो, कला, खोज कुछ उसमें किया गया हो, नाम या फिर डिजाइन, व्यक्ति विशेष की, संस्था की बौद्धिक संपदा कहलाती है ये अपने लिए स्वतंत्र, और अपनी इन कृतियों पर प्राप्त अधिकार को बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं। क्योंकि हम इस दिन के बारे में बात कर रहे हैं बुआ जी, तो ये भी जरूरी है, जिसमें कि मानसिक रचनाएं जो होती हैं, कलात्मकता होती है और वाणिज्य भी शामिल हो जाते हैं। तो भाई जब से तुमने बात की कि इतनी संगीत की बात कर रही हो, साहित्य की बात कर रहे हैं, हम कला की बात कर रहे हैं, तो संगीत से हो जाए थोड़ा सा उसका बीच में पुट आ जाएगा तो मजा आ जाएगा ना। बिल्कुल।
बुआ जी। तो भाई ये हो गया ही संगीत की बात। तो मतलब जैसे किसी ने धुन बनाई है, ये सब जो है आपकी संपदा है। जी जी जी। और उसी से सारी जो भावनाएं हैं ना बुआ जी, वो मिलती जुलती हैं। जैसे अगर पत्थर पर कोई चीज तराशी जा रही, कोई मूर्ति, कोई चीज तराशी जा रही है, तो वो देखिए उसको बोलते हुए भाव में भी कई बार दिखाया जाता है, तो उससे भावनाएं जो है वो व्यक्त, तो कह सकते हैं कि मतलब एक भाव में कई भाव भी छुपे रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही जब भावों की बात आती है तो हम अपनी भावनाएं जो हैं वो पुस्तक के माध्यम से भी व्यक्त करते हैं। तो पुस्तकों की रचना है, फिल्में हैं, पेंटिंग है, संगीत है, छायाचित्र है, और अब तो सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो उसकी भी जो बात है कि उसमें भी एक हमारी ये प्रॉपर्टी है, या हमने डेवलप किया है, हमने इसको विकसित किया है, तो उसको भी संरक्षण प्रदान करना भी है। इसमें एक निश्चित अवधि में पुनरुत्पादन, रूपांतरण, नियंत्रण के भी विशेष अधिकार हैं। बहुपक्षीय व्यापार और वाणिज्य बढ़ाने के वर्तमान के वैश्विक परिदृश्य में किसी भी देश के लिए इनके अधिकारों को सुनिश्चित और सुरक्षित करना आवश्यक हो गया है। और बौद्धिक संपदा, जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन संयुक्त राष्ट्र की 15 विशेष एजेंसियों में से एक है, जिसमें भारत की भी भागीदारी है। दुनिया भर में युवा अपनी ऊर्जा और सरलता, जिज्ञासा, रचनात्मकता का उपयोग करके बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए नवाचार चुनौतियों की तरफ बढ़ रहे हैं। ऊर्जावान और नयापन लिए हुए इस जीवन में हमें एक अधिक स्थायी भविष्य की ओर बढ़ने की आवश्यकता नजर आती है बुआ जी। भाई बढ़ना भी चाहिए। तो भाई इस तरह से कॉपीराइट जैसे कि हो गया, तो इसमें बहुत अब बारीक चीजें देखी जाने लगी हैं। पहले तो किसी का भी कुछ किसी ने कॉपी कर लिया तो ध्यान नहीं देते थे लोग, और मानते थे कि वो संतोषी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कसक तो रहती थी, तकलीफ तो होती थी कि हमारी चीज चोरी हो गई और इसका कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास। तो एक तरह से कहना चाहिए कि अब ये कॉपीराइट इसीलिए आ गया है, ये कानूनी शब्द है जो रचनाकारों के पुस्तक, संगीत, पेंटिंग, मूर्ति कला, जितनी भी कलात्मक चीजें हैं, कंप्यूटर भी अब उसी में आ गया, डाटाबेस है, विज्ञापन है, मानचित्र है, फिल्में हैं, ये सब कॉपीराइट की श्रेणी में है। और पेटेंट भी इसी का ही एक तरीका कह सकते हैं जी। तो ये एक विशेष अधिकार है जिसमें मालिक द्वारा ये तय होता है कि कैसे क्या चीजों का या जो आविष्कार हैं उनका उपयोग दूसरों के द्वारा किया जा सकता है। यानी कि चीज हो गई जी जी, जैसे उनकी है तो वो किस तरह से कितनी उसमें छूट दे सकें कि जो अगला व्यक्ति उसको यूज कर सके, या फिर उसका जो है वो व्यापक तौर पर इस्तेमाल हो जाए। जी हाँ। अब ट्रेडमार्क ऐसा ही है, ये एक संकेत है जो एक उत्पाद की वस्तुओं या सेवाओं को अन्य जो होता है उनसे अलग करने में सक्षम हो जाता है उद्यमों से। ट्रेडमार्क प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, जबकि कारीगर अपने उत्पादों पर अपने हस्ताक्षर या चिन्ह लगाते थे। धीरे धीरे अब अलग तरीके से ट्रेडमार्क दिखाया जाने लगा, एक विशेष तरीके से उसकी भी डिजाइनिंग होने लगी। जी जी, है ना, और उसका भी कॉपीराइट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो होती हैं बुआ जी, वो कहीं ना कहीं दस्तावेज भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो औद्योगिक डिजाइन जो है वो एक लेख के सजावटी या सौंदर्य पहलू का गठन करता है, और एक लेख में 2 आयामी विशेषताएं जैसे आकार या सतह, या त्रि-आयामी विशेषताएं जैसे पैटर्न हो गए, रेखाएं हो गई, या कुछ रंग वगैरह होते हैं, तो उनको बड़ी बारीकी से देखा जाता होगा कि कहीं उसकी भी तो कोई कॉपी नहीं की जा रही, कोई चोरी तो नहीं हो रही है। ऐसे भौगोलिक संकेत हैं, विशिष्ट उत्पत्ति जो मूल रूप से विशेष स्थान से संबंध रखते हैं, उनके लिए भौगोलिक संकेत हैं। और व्यापार रहस्य भी कुछ होता है, उस पर भी बहुत सरकारें भी हैं और लोग हैं बहुत ध्यान देते हैं कैसे किस तरह से बेचना है जो प्रोडक्ट्स हैं उनको, और खरीदना कैसे है, अधिग्रहण उनका किस तरह से होगा, और व्यापार सुरक्षा से संबंधित जो बहुत गुप्त जानकारियां होती वो हैं, और सही मानदंडों का किस तरह से पालन किया जाए इस पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है। लगभग ऐसी ही सारी जानकारी हमारे साथियों ने भी साझा की है। एक साथी और भी लिख रहे हैं उससे अलग, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, सभी जीवों में मनुष्य इसीलिए भिन्न है कि उसमें सबसे अधिक बुद्धि है, फिर ईश्वर भी हमें अपनी बुद्धि योग से ही हमारे कुशल और क्षेम रखते हैं। ऐसे ही संपदा को बौद्धिक संपदा कहा जाता है। फिर उसी संपदा के संरक्षण संवर्धन का ही आज ये वैश्विक संपदा दिवस है। तो सबको बहुत बहुत बधाई। और बुआ जी इसमें एक चीज जो आ जाती है वो भी जो है स्वर की ही होती है, जैसे नृत्य है। तो नृत्य भी एक तरह से देखा जाए तो बड़ी खूबसूरत कला है, और इसी तरह का एक गीत सुन ले। देखो बिजली डोले बिन बादल के, देखो बिजली डोले बिन बादल के, चम चम चमके माथे के बिंदिया, झनन झनन धुन पायल के, देखो बिजली डोले बिन बादल के।
झलक दिखाते हुए कई बल खाए, डार नजर हल्की हल्की, देखो बिजली डोले बिन बादल के, देखो बिजली डोले। गिरती संभलती चली मतवारी, गिरती संभलती चली मतवारी, हंस के उछल पड़ी जैसे चिंगारी, गिरी कब दिल पे गई कब दिल से, दुनिया रही रे अखियां मलते, देखो बिजली डोले बिन बादल के, चम चम चमके माथे की बिंदिया, झनन झनन धुन पायल की, देखो बिजली डोले बिन बादल के, देखो बिजली डोले। बुआ जी, एक अंतराल ले लेते हैं और फिर हाजिर होते हैं। बिल्कुल। तो हाथी तो देखा है सबने, देखा है। और महावत, हाँ, अंकुश रखता है अपने हाथ में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तो बहुत मतलब बहुत कम दिखाई देता है, और महावत शब्द भी हमारे बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, नहीं पता है। जो हाथी को अपने वश में कर लेता है, मतलब यह कहना चाहिए कि हाँ। उसकी सवारी करता है और उसका चालक होता है, एक तरीके से सारथी होता है। हाँ। तो उसको कहते हैं कि महावत। और बुआ जी, बड़ा ही जो है ना वो कौतूहल सा एक होता है कि जब हम लोग देखते हैं हाथी, हाँ, तो बड़ा कौतूहल सा होता है। और उसमें अक्सर करके जो देखा गया है वो ये देखा जाता है कि महावत जो होते हैं वो कोई न कोई, जैसे मेल ही होते हैं या पुरुष ही होते हैं। भाई तो हमने तो नहीं देखा आज तक, लेकिन हमारे साथी ने भी बता रहे हैं और हम लोग भी इसीलिए लेकर इनको हाजिर हैं। पार्वती बरुआ जी को, एक भारतीय पशु संरक्षण कार्यकर्ता और महावत, हाथी को वश में करने वाले, देखभाल करने वाले के लिए भारतीय शब्द है। ये गौरीपुर के शाही परिवार के स्वर्गीय प्रकृति चंद्र बरुआ की 9 संतानों में से एक थी। प्राकृतेश इन्होंने लिखा है, हाँ, प्राकृतेश नाम है, प्रकृति चंद्र अलग लिख दिया था। प्राकृतेश गौरीपुर के राजाओं के सत्ता संभालने वाले अंतिम सदस्य थे। वो तब सुर्खियों में आई जब एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चैनल ने उनके जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री बनाई, क्वीन ऑफ द एलिफेंट्स के साथ साथ बहुत सारे उन्होंने सहयोगी पुस्तकें भी बनाई, और गुवाहाटी में वो रहती थी। एशियाई हाथी विशेषज्ञ समूह IUCN की सदस्य भी थी। प्रतिमा बरुआ पांडे की बहन और देवदास फिल्म निर्माता प्रथमेश बरुआ की भतीजी थी। देखिए, इतना सारा इनके बारे में इन्होंने लिखा है, जी, तो जानकारी ये जानकारी इन्होंने दी है। अच्छा, इस जानकारी के बाद हमारे एक साथी ये लिख रहे हैं कि जैसे हम लोग गूगल से चीजें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लेकर यहाँ कॉपी कर देते हैं, तो ये भी क्या कॉपीराइट में आता है? तो भाई जब हम ये क्लेम नहीं करते कि ये हमारा लिखा हुआ है जब तक, तो ये नहीं आता है। और कहीं ना कहीं अगर आप उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से अपनी भाषा में तब्दील कर देते हैं तो भी नहीं आता है। और दूसरा ये कि हमने कहीं ये नहीं कहा कि हम ये कह रहे हैं। ये सारी चीजें, जानकारी जो है वो शोध करके, ढूंढ के, कई अलग अलग जगह से लेकर जब प्रस्तुत की जाती हैं, तो जाहिर है
किसी एक का ये कॉपीराइट नहीं होता है। जी, जी। और अगर हम पार्वती बरुआ जी के बारे में बात करें तो जाहिर है कि जो इनके बारे में बातें हैं वो तथ्य हैं, और इनके बारे में किसी ने मौलिक रूप से नहीं लिखा है। कहानी है, जैसे कविता है, ये कहीं मौलिक होती हैं अपनी, उनको कहीं से अगर हम ले लेते हैं तब उसमें कॉपीराइट इशू आता है। जी, जी। है ना। तो पार्वती जी के बारे में और क्या बताएं, प्रकृति को समझने का उनके में अलौकिक योग्यता थी। जी, जी। और पार्वती बरुआ को हाथी की परी के नाम से भी जाना जाता है बुआ जी, जो भारत की पहली महिला महावत हैं, और इनका जन्म 1954 में असम के गौरीपुर के शाही परिवार के दिवंगत प्रकृति चंद बरुआ के घर हुआ, जिन्हें प्राकृतिश भी बोलते थे। प्राकृतिश बरुआ के जो थी कि उनकी 9 संतान थी और पार्वती उनमें से एक है। तो भाई जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि प्रकृति को समझने की अलौकिक क्षमता थी पार्वती जी में, और ज्यादातर उनका समय पिता के साथ जंगलों में बीतता था। तो जाहिर है कि वहां पे प्राणी लोग भी रहते थे और उन्हीं के संग ये गुजरता था। तो प्रकृतिश जी जो इनके पिता थे एक विलक्षण शिकारी थे और हाथियों के स्वभाव को बहुत समझते थे। उनके शाही अस्तबल में 40 हाथी भी थे। ये बहुत समृद्ध था उनका अस्तबल, कह सकते हैं। तो मतलब वहां उनका जाना आना भी होता होगा। और किस तरह पिता के संग ही ज्यादातर रहती थी। हाँ जी। तो अक्सर पार्वती अपने पिता के साथ एक बड़े दल, जिसमें रसोइया होते थे, नौकर होते थे और भी निजी शिक्षक और परिवार के सदस्य हुआ करते थे। तो इसी दरमियान पार्वती को हाथी से विशेष लगाव हुआ, जो जारी रहा। वन्य प्राणियों जो हैं उनके संरक्षण और विलुप्त प्रजातियों के प्रति वो बहुत संवेदनशील थी। तो जब जंगलों में मतलब इनके पिताजी वगैरह जाया करते थे तो उस वक्त वो साथ रहते थे, ये सारे भी। 14 साल की उम्र में बरुआ ने अपना पहला जंगली हाथी पकड़ा, और जंगल में हाथियों को घेरने, उन्हें पकड़ने और पालतू बनाने की एक कला है, क्योंकि आसान नहीं होता इनको अपने वश में करना। तो लेकिन इसमें ये सिद्धहस्त थी, और विगत कुछ वर्षों में उन्हें जंगली हाथियों को पकड़ने, उनकी देखभाल करने के लिए पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम के मूल जंगलों में कुछ कार्यभार भी सौंपा गया है। उन्हें चाय बागानों और ग्रामीण इलाकों में से भी बुलाया गया। जी, जी। क्योंकि वहां पर जैसे चाय बागान होते हैं, हम सब जानते हैं असम में ज्यादातर, और ऐसे में हाथी जो है एक तरह से आक्रमण करते हैं। जी, जी, बिल्कुल। और इनके ऊपर एक जो बहुत सारे लोगों ने लिखा भी, और एक डॉक्यूमेंट्री भी आई क्वीन ऑफ द एलिफेंट्स के ब्रॉडकास्ट के बाद, जो है इन्हें खूब लोग जानने लगे। और वैसे भी बहुत सारे देशों में जो है, क्योंकि ये महावत हैं और महिला हैं, तो इनके बारे में बहुत विलक्षण सी चीज है। मतलब सुनने में ही नहीं आता है ये। लगभग हम लोगों ने भी कार्यक्रम के लिए इतनी तैयारी की तो पता चला कि ऐसे भी हमारे साथ के लोग हैं, और उसमें भी सखी है, तो क्या बात है। उन्हें एक राजनीतिज्ञ, पशु अधिकार कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है, और इनके इस कार्य के लिए और एक कुशलता के लिए 2024 के पद्मश्री से सम्मानित किया गया इस वर्ष। और बुआ जी गुवाहाटी में रहते हुए बरुआ एशियाई हाथी विशेषज्ञ समूह IUCN की सदस्य भी रही हैं। तो इनका एक लंबा चौड़ा कह सकते हैं कि किरदार है इस विषय में, और लोगों के लिए बड़ा ही प्रेरणादायक है। क्योंकि हाँ, मतलब एक बात तो है कि ठीक है, ये ऐसे बात से लग रहा है कि ऐसे परिवार में थी कि इनके पास थी चीजें, लेकिन फिर भी उस क्षेत्र में जाना, सोचना भी बहुत अलग सी चीज है। क्योंकि रूढ़िवादी विचार को चुनौती अक्सर पुरुषों को ही हाथियों के महावत के तौर पर देखा। सबके गुवाहाटी की पार्वती बरुआ इसी रूढ़िवादी विचार को चुनौती देती हैं। पुरुष प्रधान क्षेत्र में पार्वती ने अपनी एक मजबूत जगह बनाई है। वो मानव हाथी संघर्ष को कम करने की दिशा में प्रतिबद्धता के लिए खड़ी रही। इस कड़ी में पार्वती जी ने जंगली हाथियों से निपटने और उन्हें पकड़ने में 3 राज्य सरकारों की सहायता भी की। कई लोगों की जान बचाने में इनकी अहम भूमिका रही है। तो किस तरह से ये हाथियों के जो है स्वभाव को, उनका इस समय वो नाराज हैं, खुश हैं, कब उन्हें पकड़ा जा सकता है, कैसे पकड़ा जा सकता है, क्या चीज वो पसंद करते हैं, क्या चीज नहीं पसंद करते हैं, ये सारी चीज जो है उन्होंने उनके संग रह के सीख लिया। यानी कि उनकी प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है। जी, तो जितना साथ में रहेंगे उतना प्रकृति समझेंगे। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल खटारा खींच के, चल यार धक्का मार
बंद है मोटर कार, चल यार धक्का मार। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल खटारा खींच के, चल यार धक्का मार। बंद है मोटर कार, चल यार धक्का मार। चल 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 मेरे साथी। फूलों सी नाजुक है वो मोटर में बैठी है जो, फूलों सी नाजुक है वो मोटर में बैठी है जो। आहिस्ता आहिस्ता चल, उसको न तकलीफ हो। हाय हाय खा न जाए, हाय हाय खा न जाए उसकी नाजुक कमरिया बल। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल खटारा खींच के, चल यार धक्का मार। बंद है मोटर कार, चल यार धक्का मार। चल 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 मेरे साथी। खिदमत तेरी काम दे, शायद वो इनाम दे। खिदमत तेरी काम दे, शायद वो इनाम दे। कर उस हंसी को सलाम, आंखों से पैगाम दे। पास आजा ओ सुन राजा, पास आजा ओ सुन राजा, ऐसा मौका न जाए निकल। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल खटारा खींच के, चल यार धक्का मार। बंद है मोटर कार, चल यार धक्का मार। चल 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 मेरे साथी। तू यारों का यार है, कितना वफादार है। तू यारों का यार है, कितना वफादार है। झूठा है सारा जहां, सच्चा तेरा प्यार है। तू पगला न बदला, तू पगला न बदला, सारी दुनिया गई है बदल। चल 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 मेरे साथी, ओ मेरे हाथी, चल ले चल खटारा खींच के, चल यार धक्का मार। बंद है मोटर कार, चल यार धक्का मार।
तो भाई हाथी पर इससे बढ़िया गीत हमें लगता है आज तक नहीं आया। और बड़ा यादगार। हाँ बहुत मजेदार। भूलता ही नहीं बुआ कुछ जी। बच्चे तो खूब ऐसे इसको झटका दे दे गाते थे, चल चल चल, है ना, और खूब चिल्ला चिल्ला के, मतलब फुल मस्ती में गाया जाता था। इसका आनंद ही कुछ और था। और फिल्म भी बहुत अच्छी थी। हाँ बहुत अच्छी फिल्म थी। तो भाई पार्वती बरुआ जी के बारे में बात करते करते कहीं ना कहीं हम लोग भी बचपन में चले गए। चीजें ऐसी ही होती हैं। और लेकिन हाँ, पार्वती जी ने जो काम किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। तो ऐसे ही जो भी काम जिसको हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते उसमें जरूर करना चाहिए। हमारे साथी लिख रही हैं कि हाथी से हमें बहुत डर लगता है, हाथी बाबा को देखकर हम बहुत तेज भागते हैं। हमारी सहेलियां रहती हैं, कहती हैं तुम्हें तो डर लगेगा ही, तुम्हारे जैसे हाथी में जाने कितने बन जाएं। लो, और हमें देखो, हमें देखकर तो हाथी भाग जाते हैं क्योंकि वो सब गोलम गोल है। बुआ जी तो एक छोटा सा अंतराल ले लेते हैं जी, और इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। समय कहते हैं ना बुआ जी, कभी कभी समय कटता ही नहीं, लेकिन आप इतनी सुंदर धुनों को सुने, गीतों को सुने तो बस ऐसा लगता है कि अरे इतनी जल्दी खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। वैसे कुछ साथी जो है हमारे, जो आज के सखी सहेली कार्यक्रम में लिख रहे हैं खुद ही कि सखी सहेली की पाठशाला में मेरी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, आज सिर्फ पढ़ेंगे और सुनेंगे बुआ जी और संगीता दीदी से। उन्होंने कोई भी कमेंट ना करने की सोच लिया। होगा फिर हाँ, अमल तो करेंगे ही ना कि भाई हम जैसे कह रहे हैं गर्मी के मौसम में क्या करें, हमारी दिनचर्या कैसी हो। तो सभी हमारे साथियों ने लिखा ही है कि क्या करते हैं। लिखा है कि सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर जाकर पूजा पाठ, आकर घर पर प्राणायाम मेडिटेशन होगा, फ्रूट सलाद या वेजिटेबल सलाद, हल्का भोजन, शाम को कम से कम भोजन लेना चाहिए, फिर गार्डन में घूमने जाना, थोड़ी टीवी पर आराम की नींद। दिनचर्या तो यही होती है सभी सीनियर सिटीजन की। बाकी आप बताइए। तो हमने केवल क्या मतलब सीनियर सिटीजन की बात की है। देखिए जवान लोग क्या करेंगे। सिर्फ सीनियर सिटीजन की तो नहीं, बल्कि सभी लोगों को जो दिनचर्या है उस विषय में थोड़ा सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेहत कुछ एक ऐसी चीज होती है बुआ जी जिसका मानसिक और शारीरिक बड़ा ही असर होता है। हाँ, बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो जितनी भी हम मेहनत करते हैं, अगर हमारी सेहत सही नहीं है तो समझिए कि हम किसी समंदर में चीजों को फेंक रहे हैं। कुछ ऐसा ही हो जाता है। कितना भी प्रयास करिए सब नीरस हो जाता है, कुरस हो जाता है। तो बेहतर है कि हम लोग इस बारे में ध्यान रखें। और गर्मी का मौसम खासतौर से ऐसा हो जाता है ना, खाने का कुछ मन नहीं करता, उस चक्कर में हम लोग कुछ फिर कभी कभी तीखा विखा भी खा लेते हैं, चलो स्वाद बदल लें, तो गड़बड़ हो जाता है। लेकिन इस बात दोपहर में वो जो जामुन वाले आते हैं जामुन लेने, और वो जो कैथा होता है बुआ जी, तो फिर ऐसे भी कभी कभी बीच में हो जाता है कि अब ठीक है भाई दिनचर्या चल रही है तो चलो थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाता है। और कभी कभी तो नींबू पानी, नींबू की शिकंजी, ये सब भी दोपहर में चल जाते हैं। बिल्कुल लेना ही चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थ लें तो अच्छा है। इसमें शरबत भी आ जाता है, शाम को आप जूस भी ले सकते हैं, सूप भी ले सकते हैं। क्योंकि जो हमारे समय की पाबंदी, व्यायाम, खान पान दिनचर्या पर प्रभाव डालते हैं। तो गर्मी में ज्यादा पड़ने की वजह से जो होता है, गर्मी ज्यादा पड़ने से क्या होता है, घर के काम को जल्दी निपटा लिया जाए तो अच्छा है ना। भोर के समय जल्दी उठकर घर का पूरा काम करने की कोशिश करें, ताकि धूप के समय आपको रसोई घर में न रहना पड़े, क्योंकि अक्सर चक्कर आने लगता है गर्मी की वजह से ना। जी। और चूंकि गैस वगैरह भी जलती रहती है, ईंधन रहता है, खाना पकता रहता है, तो ज्यादा ही गर्मी होती है। और धूप अगर बढ़ जाती है बुआ जी, तो कभी कभी ये होता है कि भाई देर हो गई, तो देखा जा सकता है कि धूप से कितनी परेशानी हो जाती है। आंगन में जाना है, काम
काम करना है या फिर छत पे जाना है, या तो फिर ये भी कह सकते हैं कि भाई अब ऐसे व्यक्ति नहीं जाएगा तो चलिए पौधों में पानी डालने के लिए जाएगा, लेकिन थोड़े ही समय के लिए जाए अगर तो कितनी गर्मी का एहसास होता है। तो भाई गर्मी में तो कहते हैं कि धूप के समय आप पौधों में पानी भी ना दें, नहीं तो झुलस जाएंगे। तो ख्याल रखें। और वही वाली बात है कि हम लोगों ने जैसे बताना ही ये चाह रहे हैं कि आप जहां तक हो सके इन सब चीजों को टालें, जैसे कि बहुत तेज धूप है तो छत पे जाना या घर से बाहर निकलना, इसे ना करें। बल्कि वही जैसे तुमने बताया ना कि सुबह हम लोग पहले जो ठंडा ठंडे अपना खाना बना लीजिए, उसके बाद आराम करिए पंखे के नीचे। दफ्तर के लिए निकलते समय देर ना करें, समय से निकल जाएं, थोड़ा पहले निकल जाएं, क्योंकि हर आदमी बहुत परेशान है, विक्षिप्त हो जाता है इस गर्मी से। तो कहीं झड़प होने की संभावना है, झगड़ा होने की संभावना हो जाती है ना। और बच्चों की जहां तक बात है कि जैसे छुट्टियां भी अब कहीं कहीं तो शुरू हो गई हैं, लेकिन कहीं होने वाली भी हैं, तो छुट्टियां हैं तो उनका भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो जल्दी उठने की जिस तरह से उनकी स्कूल जाने की आदत होती है उसको उसी तरह से बरकरार रखा जाए। अरे सबसे मुश्किल काम कह रही हो तुम तो। हाँ, तो वही अच्छा है बुआ जी, क्योंकि दोपहर के समय क्या होता है कि बच्चे नहीं सोते हैं। अगर देर से सो के उठेंगे तो फिर वो उस समय आराम नहीं करेंगे, सोएंगे नहीं। वैसे देखा जाए तो ज्यादातर आराम नहीं ही करते हैं, लेकिन इंडोर गेम्स वगैरह हो गए या कुछ एक्टिविटी ऐसी हो गई तो उन्हें व्यस्त रखें अंदर ही घर में। बिल्कुल व्यस्त रखें। लेकिन जैसे तुमने कहा कि नींद तब आती है जब पाठ्यक्रम की पुस्तक दे दीजिए। ऐसी नींद छाती है, ऐसे नशा चढ़ जाता है, रोके नहीं रुकती है, गर्दन ऐसे झूलने लगती है और लगता है कहीं भी हम लुढ़क जाएं और सो जाएं, है ना। और लेकिन वहीं अगर कुछ ऐसा दे दिया जो उनकी पसंद का है, मनोरंजन वाला है या कोई मतलब नहीं है, जैसे फोन है, टेलीविजन है, ये सब चीजें दे दीजिए एकांत में, फिर देखिए सबकी नींद गायब हो जाती है ना। चुपचाप बैठे रहेंगे और देखते रहेंगे, खेलते रहेंगे। और जो सुबह के काम की बात हम कर रहे हैं कि जैसे सुबह का काम जल्दी निपटा देना चाहिए बुआ जी, उसी तरह से रात में जो काम करना है उसे भी किसी तरह से जल्दी जल्दी ही खत्म करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि रात में अगर देर हो जाए तो फिर सुबह उठने में देर हो जाती है जी। तो शाम के काम भी दिन ढलते ही जैसे ही ठंडा हो जाए उसे जल्दी ही खत्म कर लें। और हमें तो लगता है कहीं ना कहीं प्रयास ये करिए कि जैसे आम रस है या खरबूजे का भी पना जो है बहुत छोटे छोटे या करके, या खरबूजा आता है ना उसको कद्दूकस कर लीजिए, उसमें शक्कर मिला के रख लीजिए, उससे रोटी खा लीजिए। तो कोशिश करें कि कम से कम आप रसोई घर में जाएं शाम के समय। वैसे भी हल्का फुल्का खाना चाहिए, बड़ा सुपाच्य भी होता है। हाँ, सुपाच्य होता है। दूध रोटी खा लीजिए, जो चीज आपको अच्छी लगती है, तो इस तरह से कर लें। हाँ, तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और दिनचर्या भी जो है वो ठीक तरह से चलेगी। हाँ, यानी कि गर्मी से प्रभावित नहीं हो पाएंगे आप, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। हाँ, तबीयत भी ठीक रहेगी तो फिर हर मौसम फिर अच्छा लगता है। और ताज़ा खाना ही खाएं, गरिष्ठ भोजन जो है वो बहुत अपच। और इस मौसम में ज्यादातर देखा जाता है कि डायरिया वगैरह ज्यादा होते हैं, तो अपच से बहुत बचना चाहिए। बाहर का खाना वगैरह जैसे है तो वो लेने में बड़ा परहेज करें। गर्म खाना, ताज़ा खाना जो बना है वही, बासी खाना है तो उसको उस हिसाब से खाने को बनाया जाए कि वो इतना बासी न रह जाए जी। इतना बासी चलिए सुबह का शाम तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो 2-2 दिन बाद खाया जाता है वो ना करें। है तो आप कहीं डाल दीजिए उसको। कोई जानवर अगर खाने लायक है, उनके खाने लायक है, जानवर खा सकते हो तो समय रहते उनको दे दीजिए। उससे भी पहले अगर आपको लगता है कि अभी ये नहीं खा सकते, दोबारा हम लोग का कुछ और प्लान है, तो किसी और को दे दीजिए। तो इस तरह से अन्न जो है वो व्यर्थ ना करें, बर्बाद ना करें। पाचन तंत्र हमारा प्रभावित होता रहता है इस मौसम में, जैसे तुमने कहा ना कि डायरिया होता है, तो ऐसे ही थोड़ा सा पाचन तंत्र जो कमजोर रहता है, तो ऐसे में हल्का फुल्का ही भोजन लें तो अच्छा रहेगा। खासतौर से छाछ आदि जरूर लें, है ना। छाछ बहुत अच्छी है। और लस्सी है, नींबू पानी है, खरबूज है, तरबूज है, तरोई, लौकी खाने में अगर बनाते हैं तो बहुत अच्छी रहती है, सुपाच्य रहती है। हल्की तासीर होने के कारण इन चीज़ों का जो शरीर पे जो असर होता है बुआ जी अच्छा होता है और हाइड्रेट रखती हैं ये चीज़ें शरीर को जी। तो अगर गीत संगीत भी सुनेंगे ना, पता है शरीर में बहुत अच्छी सी ऊर्जा आती है जी जी। वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें।
की झुकी सी घटाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। मेरा कहा न सुनो, इनकी बात तो सुन लो, हर एक दिल की दुआएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। गर्मियों में दिन लंबे होते हैं तो दिनचर्या होने के बाद भी समय बचता है, तो आप अपना मनपसंद का कुछ काम कर सकते हैं, जैसे पढ़ना, पेंटिंग वगैरह कर सकते हैं। ये हमारे साथी ने सुझाया है। तो जी करिए, बिल्कुल समय तो निकालना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जैसे पेंटिंग क्या होता है ना, अभी ये पंखे में अगर आपने रखा या धूप की जगह तो सूख जाता है रंग, तो इन सब चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। और दिन में सब लोग जैसे कि ना ठंडक तब लगती है जब एकदम अंधेरा हो। अब ऐसे में सिलाई बुनाई क्या करेंगी, कढ़ाई कैसे करेंगे आप? और फिर उसमें तो इंतजाम में फिर लग जाते हैं ना, कहाँ से जो है वो हल्की सी ठंडक महसूस हो, कहाँ से फिर अच्छा लगे। तो हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि गर्मी का मौसम और हमारी दिनचर्या, भाई गर्मी ही नहीं अभी तो हर मौसम की दिनचर्या का ही नहीं, अभी तो रात्रिचर्या का उल्लेख शास्त्र भी किया करते हैं। इसलिए गर्मी ही नहीं अभी तो हर ऋतुओं की चर्या का अनुपालन सेहत के परिदृश्य में लोगों को करते रहना चाहिए। इस क्रम में गर्मी के दिनों में कम व्यायाम और शीतल पेय पदार्थ के अधिक प्रयोग करते रहने का निर्देश है। इसके लिए यद्यपि आज सुविधाएं बढ़ गई हैं, जिसके फलस्वरूप मशीनरी युग हो चला है, जो कहीं ना कहीं सेहत को बिगाड़ने का भी काम कर रहा है। जबकि प्रकृति के साथ बागवानी करते हुए बाग बगीचे की छाया में गर्मी की दोपहरिया बिताने का निर्देश है। हल्के सुपाच्य भोजन करने का भी वर्णन है। अपने आहार विहार में संतुलन बनाए रखने पर ही हम मौसमों की तीव्रता को सहने योग्य अपने को स्थिर बनाए रख सकते हैं, ऐसा ये लिखते हैं। तो दिनचर्या तो होती ही है, वो होती ही है स्थिरता के लिए, स्थिरता आए शरीर में, और जो समय है वो भी अच्छी तरह से, भाई हर मौसम का मजा होता है। हाँ, लेकिन मुश्किल होती है गर्मी में। साथी लिख रहे हैं कि इस तपती गर्मी को देखते हुए दिनचर्या में काफी बदलाव आया है। सुबह से शुरू करते हैं, अगर हम करें तो मॉर्निंग वॉक का समय पूर्व के समय से 1 घंटे पहले निकालते हैं। वंदनमान कार्यक्रम के समय धूप नहीं निकलती थी और भूले बिसरे गीत और हमें राही सुनते गर्मी और तेज धूप का सामना करना पड़ता है। नाश्ता जो 9 बजे का आसपास क्या करते थे, अब 8 बजे ही करने लगे। 10 बजते बजते खिड़की दरवाजे को बंद करना पड़ रहा है, और जैसे जैसे सूर्य की तीव्र गति से आसमान पर चढ़ने लगता है तो लू की गर्म हवाएं खिड़कियां और दरवाजों के दरारों से अंदर आना शुरू हो जाता है। उसी गर्म हवाएं और पंखे की गर्म हवाओं से ताल मेल बिठाकर कुछ बातें कुछ गीत और सखी सहेली कार्यक्रम सुन रहा हूँ। क्या बात है। तो इन्होंने दिनचर्या अपनी बता दी। भाई बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कार्यक्रम सुन रहे हैं इस वक्त। जी जी, अच्छा लग रहा है हमें भी लग रहा है कि हमारे बहुत सारे श्रोता बैठे कार्यक्रम को सुन रहे हैं। हाँ, और हमारी एक और श्रोता ने लिखा है कि सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर जाकर पूजा पाठ कर
करके आकर घर में प्राणायाम, मेडिटेशन और फ्रूट सैलेड वगैरह की बात करती हैं, वेजिटेबल सलाद की बात करती हैं, हल्का भोजन, शाम को कम से कम भोजन लेना चाहिए और फिर गार्डन में घूमने जाना, थोड़ा टीवी, फिर आराम की नींद, दिनचर्या। तो यही होती है सभी सीनियर सिटीजन की। बाकी आप बताइए, तो सीनियर सिटीजन की तो बात है ही है बुआ जी। नहीं, बिल्कुल बात सही है। वैसे सीनियर सिटीजन को इसमें लेकर आना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि लगभग सबकी वही बात है, सबको नींद नहीं आती है, सबकी अपनी दिक्कतें हैं। लेकिन दिनचर्या जो खास तौर से गर्मी में है उस बात का ख्याल रखें। लौकी तो रही है, इन सब का सेवन करें। सब्जियां भी ऐसी हों जो कम तली भुनी में भी बन जाए, जैसे कि लौकी है, हम लोग सिर्फ थोड़ा सा घी डालते हैं और आधा चम्मच जीरा डाला और बस छौंक दिया। आप मिर्च वगैरह कम से कम इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। खास तौर से बच्चियों के जो हमारे मुंह से निकल आते हैं, लड़कों के भी निकलते हैं, तो इससे उन्हें छुट्टी मिलेगी। तो इस बात का ख्याल रखें। पेय पदार्थ हम जैसे बार बार कह रहे हैं उसको ज्यादा से लें। तो लौकी है तो जैसे इसको खाएं। अगर जरूरत पड़ भी रही है, आलू की सब्जी बना भी रहे तो कम मिर्च की, कम मसाले वाली बना लीजिए। देखिए उसका अलग स्वाद होता है ना। जी जी। और जो मौसम के फल और सब्जियां होती हैं उनकी भी तासीर आजकल के ही मौसम के हिसाब से है, तो वो भी देख लें, क्योंकि परवल वगैरह आ गए हैं, सहजन भी है, तो उस हिसाब से खाने में भी बिल्कुल यही तो दही वगैरह भी है, ले सकते हैं, तो वो पेट के लिए ठंडी है। और पानी जो है उसको बहुत संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि हम एसी में बैठते हैं या किसी ऐसी ठंडक की जगह पे बैठते हैं तो मुंह से प्यास नहीं लगती है अक्सर, लेकिन शरीर जो है वो मांग करता है और हमें पता नहीं चलता, क्योंकि हम शायद फिल्म देख रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो, मनोरंजक कार्यक्रम, तो भूल जाते हैं। तो इस बात का ख्याल रखें कि हमें बीच बीच में पानी, प्यास लगे नहीं लगे, पीते ही रहना है। तो और कहीं ना कहीं अगर ज्यादा लग रहा है कुछ, तो नमक और ये शक्कर का संतुलन जो है वो जरूर बनाए रखें। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो होता है वो शरीर में बनाए रखना बहुत जरूरी है जी। और अब एक गीत सुन लेते हैं बुआ जी। तेरे सुर और मेरे
बुआ जी देखिए इतने अच्छे गाने जो जी। होते हैं वो भी बड़ी सारी ठंडक पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और हमारे साथी जो हैं पूरा जो है ना इसी शीतलता के साथ अपनी दिनचर्या को बना रखा है उन लोगों ने। कुछ ऐसी बात हमारे साथी लिख भी रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि वैसे तो ये लिखा है कि सिलाई कढ़ाई कौन करे, आराम से कमरे का लाइट ऑन करके सखी सहेली सुनकर अपना दिनचर्या दुरुस्त हो जाता है। और ये भी लिख रहा है कि गर्मी में सुबह स्नान करना मतलब बाद में पछताना, क्योंकि दोपहर में पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है। हाय ये मौसम, तो ये सब दिक्कतें तो हैं। और लेकिन फिर वो गर्मी के ही मौसम में तो ठंडी जगहों पर जाते हैं ना, फिर वहाँ नहीं अच्छा लगता है, तो इसलिए गर्मी का मौसम बिल्कुल भी बेकार नहीं है जी। उसको अच्छा और सुखद जो है वो बनाने के बहुत सारे तरीके निकाल लेते हैं ना जी। लोग। हाँ, तो हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि हम दिनचर्या के बारे में बता दें कि कुछ भी खास नहीं है, रेडियो की दिनचर्या बताएंगे। हाँ, ये लिख रही हैं कि हमारा रेडियो सुबह 5 बजे लगभग 5 घंटे बजता है, फिर हम बंद कर देते हैं, 1-1.5 घंटे उसको बंद करते हैं, फिर लगभग 2 बजे ही खोलते हैं और 4 बजे तक चलता है। ज़्यादातर 5 बजे कभी अच्छा प्रोग्राम आए तो सुनते हैं, फिर बंद, फिर 7:30 बजे खुलता है, 8 बजे फिर बंद। इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से हम बिजली पानी की बचत करते हैं, प्रदूषण कम करते हैं। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी सी बात है। और ये सब अपनी अपनी दिनचर्या है, अपने अपने तरीके से हम काम करते हैं। हमारे साथी ये लिख रहे हैं कि बिजनेस और संगीता जी ये लिख रहे हैं नमस्कार। थोड़ा सा ये लग रहा है बुआ जी करके इन्होंने लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है रोमन में, इसलिए थोड़ा सा चीजें हैं। ये लिख रहे हैं कि मैं रोज आस्किंग आपकी बातें सुनती हूँ, कुछ ना कुछ हैंडवर्क करती हूँ, अभी कुशन कवर हैंड एम्ब्रॉयडरी कर रहे हूँ, इसलिए कमेंट नहीं कर पा रही हूँ, थैंक यू। वाह, फिर भी तो देखिए इन्होंने संदेश लिख दिया ना संगीता बिटिया, देखो कितनी अच्छी बात है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये श्रोताओं का मोहब्बत है, ये तो वर्ड फेमस बात है ना जी। और बुआ जी रसोई में भी चलना है। अरे यार, ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। कुछ ऐसा नहीं हो सकता जो बिना रसोई घर में जाए बन जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता। चलो खैर, कोई बात, जाने पानी के लिए तो फिर जाने अच्छा हाँ, ये बात बड़ी खास है कि भाई दिनचर्या में आप ये जरूर जोड़ लें कि जब हम पानी बार बार पिए तो कहाँ से पिए। तो मिट्टी का पात्र रखिए, यानी घड़ा, मटका, सुराही, और उसके ही पानी का सेवन करिए, फिर देखिए जो आपकी जो दिनचर्या है और कितनी अच्छी हो जाएगी। और खाने की अगर हम बात करें तो खसखस की एक व्यंजन बताते हैं, इसका शरबत। खसखस जिसे पोस्ता, पोस्तू या पॉपी सीड्स भी कहते हैं, इसकी तासीर ठंडी होती है, शरीर में पानी की जो मात्रा है बनाए रखता है, कैल्शियम एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और एसिडिटी में भी सहायता देता है, आराम देता है, मतलब सहायता नहीं देता, बढ़ाता नहीं है। हाँ क्या। तो 1 लीटर दूध ले लीजिए, उसको हल्का गाढ़ा कर लीजिए, फिर उसमें 100 ग्राम चीनी मिला लीजिए और फ्लेवर के लिए आप चाहें तो 2 बड़े चम्मच दूध में जो है मतलब ठंडा रहे, उसमें वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड घोल कर डाल सकते हैं, चाहे तो चॉकलेट भी डाल सकते हैं, हमें लगता है। इसमें थोड़े बादाम, खरबूजे या तरबूज के बीज, 2 चम्मच खसखस और थोड़ा सा पिस्ता, सभी को पानी में भिगो कर रख लीजिए पहले से, और कुछ इलायची के दाने और बादाम भी छील लीजिए। सभी को अच्छे से पीस लीजिए, खूब बारीक पाउडर बना लीजिए या पेस्ट बना लीजिए। अगर भीगा हुआ है तो जाहिर है पेस्ट बनेगा। थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से पेस्ट बनाइए। कस्टर्ड को धीरे धीरे हल्की आंच पर उबलते दूध में चलाते हुए डालिए, 2 मिनट पका लें और ज्यादा गाढ़ा ना हो, ना ज्यादा पतला रहे। अब ये कस्टर्ड पाउडर हम डाल ही इसीलिए कि थोड़ा सा गाढ़ापन आए, लेकिन बहुत थिक ना हो। उसके बाद गैस बंद कर दीजिए और जब ठंडा हो जाए तो चाहे तो आप फ्रिज में रखकर ठंडा कर लें और पेस्ट जो बनाया है उसमें मिला लें, जो हमने मसाले वाला, यानी कि ये बादाम, खरबूज, तरबूज के बीज वाला जो है ना, वो खसखस वाला, वो पेस्ट मिला लीजिए। 2 या 3 चम्मच खसखस सिरप डालकर मिला लें। बादाम पिस्ता की कतरन उसमें डाल दें सुंदरता के लिए, और बीच में थोड़ा सा क्रंची आता है तो वो भी अच्छा लगता है। फिर अब चाहें तो आप बर्फ डाल दीजिए, लेकिन हम तो कहेंगे घड़े के पानी मिलाइए। वही ज्यादा। हाँ, लेकिन कुछ समय चलिए सजने संवरने के लिए व्यंजन को भी सजाया संवारा जा सकता है, तो उसमें आइस क्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं, कर सकते हैं। और इसकी चटनी भी बहुत अच्छी लगती है बुआ जी। मूंगफली के साथ भी बनाई जा सकती है, मूंगफली के बिना भी बनाई जा सकती है। तो बताओ, ऐसे बनाई जा सकती है तो क्या करेंगे? तो फिर आप बताइए एक कुछ। अच्छा, अभी बताया तो अच्छा, बस तो फिर मैं चटनी बता देती हूँ। हाँ। तो थोड़ा सा खसखस यानी 2 चम्मच वगैरह ले सकते हैं। और थोड़ी सी मूंगफली यानी 1-2 चम्मच, वो भी सबको मतलब खसखस को थोड़ा भिगा लें जी अच्छे से, फिर उसके साथ उसको पीस लें। अच्छा बुआ जी, इसमें एक चीज और रहती है कि इसको कई बार हम लोग मसाले में पका भी देते हैं, लेकिन कई बार जो है इसको भिगो करके और वैसे ही पीस लिया जाए और इसमें बघार दे दिया जाए, नमक वगैरह लगा
डाल करके, तो बहुत ही अच्छा इसका जो स्वाद है वो आता है, क्योंकि बहुत रिच बन जाती है। बहुत चीज़। बहुत अच्छा स्वाद आता है, हाँ। बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो कोई जरूरी नहीं कि उसको पकाया ही जाए, लेकिन अगर सब्जी वगैरह बना रहे हैं तो सब्जी पकाना में पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, सब्जी में भी डाल सकते हैं। तो पोस्ते की अगर सब्जी बनानी है तो आधा कप खसखस लगभग 75 ग्राम कर ले और इसे भिगो कर रखें 2 से 3 घंटे तक, पानी को छानकर, और फिर इसे धोकर, यानी कि छानते हुए पानी को अच्छे से धो लें या फिर धोकर ही इसे भिगाएं और थोड़ा दरदरा रखें, पीसें। मसाले अपने स्वाद के अनुसार ले लें। अच्छा, मसालों में ऐसा होता है बुआ जी कि मसाले पीस कर भी डाले जा सकते हैं और खड़े मसाले भी अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। और 2 बड़े टमाटर और प्याज अगर चाहें तो डालें और तेल को गरम करके उसमें, प्याज तो ऑप्शनल है, आपके जो बाकी के मसाले हैं वो उसमें डाल दें। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार मिर्च पाउडर, थोड़ा नमक, और सबको भून करके जब इसका तेल अलग होने लगे तो इसमें खसखस का जो पेस्ट है उसे डाल दें और फिर उसको थोड़ा सा चला के भून लें। ग्रेवी चाहिए तो पानी डालें, नहीं तो सूखा भी खा सकते हैं। और उबलते आलू, उबला हुआ जो आलू है उसको, मतलब छोटे आलू, उनको 2 टुकड़े काट करके उसको थोड़ा सौटे करके, यानी थोड़ा हल्का सा भून ले, वो भी इसमें मिला देंगे तो उसकी आलू की भी और पोस्ते की सब्जी बन जाती है। क्या बात है। चलो अब खस का शरबत बताते हैं। अभी तो खसखस का बताया था। एक भगोने में 1 किलो शक्कर ले लीजिए, आधा लीटर पानी इसमें डाल दीजिए और गैस पर उबाल लीजिए शक्कर घुलने तक। अब जाहिर है कि जैसे हम लोग बनाते हैं ना, जिसको क्या कहते हैं चाशनी, ये बन गया, बस उसके बाद गैस बंद कर दीजिए। फूड कलर आपको लेना है हरे रंग का जो खाने वाला हो, और फिर 1/4 चम्मच इसमें थोड़ी सी चाशनी मिलाकर सिरप में मिला दीजिए, मतलब पहले उसको घोल लीजिए छोटे से किसी इसमें फूड कलर को, फिर उसके बाद पूरे भगोने में उसे मिला दीजिए। लगभग 2 से 4 मिनट तक कुक कर लें और फिर जो रंग का जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। फिर उसे पका लें। आधे या 1 नींबू का रस डाल दीजिए, 2 मिनट तक फिर पका लीजिए। अब एक मिट्टी की, एक इसमें थोड़ा सा अलग सा ट्विस्ट है, एक मिट्टी की छोटी सी दियाली ले लीजिए, जिसको दिया कहते हैं ना, उसे अच्छे से 20 मिनट तक आगे पीछे गैस की फ्लेम पर चिमटे से पकड़कर सेक लीजिए, उसको गर्म कर लीजिए और दिए को एक कलछी में रख लीजिए। ठीक है, गैस बंद कर लीजिए। इस गर्म दिए में 5 बूंद जो है वो खस का एसेंस मिला दीजिए। एसेंस आता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। गर्म दिए पर जब डालेंगे तो धुआं उठने लगेगा। इस एसेंस को सूखने के बाद जो दियाली है उसको सिरप में डाल दीजिए, यानी जो हमने चाशनी तैयार की उसमें डाल दिया, तो 12 से 24 घंटे तक इसको ढक दीजिए। इसको खोलना नहीं है, क्योंकि जब इसकी जो खुशबू है उसी में जज्ब हो जाएगी। तो उसके बाद जब खोलेंगे 24 घंटे बाद तो दियाली हटा दीजिए और बाद में कांच की बोतल में इसको भर कर रख लीजिए। आपका ये शरबत तैयार हो गया। अब 1 गिलास पानी में 4 चम्मच खस का ये जो सिरप है मिला दीजिए, बस पी लीजिए ठंडे से। ये इसमें इसको जो है खस का जो शरबत है, मिट्टी के जो बर्तन में पानी रखा है हमने, घड़े के पानी में, बहुत अच्छा लगता है। जी जी बिल्कुल। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं, जो बात तुझ में है। रंगों में तेरा अक्स ढला, तू न ढल सकी, सांसों की आँच, जिस्म की खुशबू न ढल सकी। तुझ में जो लोच है मेरी तहरीर में नहीं, तहरीर में नहीं, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। बेजान हुस्न में कहाँ रफ्तार की अदा, इनकार की अदा है न इकरार की अदा। कोई लचक भी जुल्फे गिरा गिर में नहीं, गिरा गिर में
तो दोस्तों इसी के साथ आज हम सखी सहेली कार्यक्रम समाप्त करना चाहते हैं। तो बुआ और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली।